हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। पिछले सेशन में हमने जीवों के वर्गीकरण को समझा, जिसमें कैरोलस लिनियस की द्विनाम पद्धति को देखा। फिर उसके बाद विटेकर के 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम थ्योरी को देखा, जिसमें हमने मोनेरा, पोटेस्टा, फंगी, एनिमेलिया और प्लांटी को देखा। जब हम उनको पढ़ रहे थे इस क्रम में हम देख रहे थे कि जहां कुछ कोशिकाएं, कुछ जीव एक कोशिकीय हैं तो कहीं जीव बहुकोशिकीय हैं, कहीं यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं तो कहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं। दूसरा विभाजन हमने देखा था कि किसी जीव की कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जा रही है तो पेड़ों की कोशिका में हमें कोशिका भित्ति दिखाई दे रही थी। तो यह सभी विभाजन, यह सभी हम क्लासिफिकेशन कर पा रहे थे कोशिका के आधार पर। और जब हम कोशिका की बात कर रहे थे तो कोशिका जीव की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है। अब जब छोटी सबसे इकाई है तो हम जब जीव को पढ़ना चाह रहे हैं, जीव विज्ञान को पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमें कोशिका को समझना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है वह है कोशिका। क्या है? कोशिका, सेल। अगर हम देखें तो सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज थी वह एक कॉर्क से हुई। किससे हुई? कॉर्क से। जो पुरानी बोतल आती थी, बोतलें, उनको हम पहले ढक्कन नहीं लगाते थे, उनके ऊपर हम डार्ट यूज करते, हिंदी में डार्ट और इंग्लिश में अगर हम देखें तो कॉर्क यूज करते थे। तो कॉर्क का अध्ययन कर रहे थे रॉबर्ट हुक। कौन अध्ययन कर रहे थे? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक जो अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने पाया कि कॉर्क में एक छोटे छोटे कमरे से हैं। क्या है? कमरे, जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। क्या है? कोठरियां, सेल। एक शब्द कमरे या कोठरियां। तो जो कोठरी शब्द थे उनको उन्होंने एक नाम दिया सेल, कोशिका। तो वहां से हमें कोशिका देखने को मिलती है। मगर उन्होंने जो कोशिका खोजी, जो सेल खोजा, वह एक डेड सेल थी, मृत कोशिका थी। किंतु उसके बाद जीवित कोशिका की खोज कर रहे थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कोशिका का जो अध्ययन हम करते हैं वो कोशिका विज्ञान के तहत करते हैं। हमने पहले सेशन में ही देखा था कोशिका विज्ञान को। कोशिकाओं के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं रॉबर्ट हुक। कौन माने जाते हैं? रॉबर्ट हुक। उसके बाद कोशिका के जब आगे बढ़ते हुए क्रम में हम पहुंचे तो हमने देखा कोशिका सिद्धांत को। तो कोशिका सिद्धांत दिया स्वान तथा स्लाइडेन ने। स्वान तथा स्लाइडेन ने उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की जो शुरुआत होती है, प्रत्येक जीव जो होता है उसकी शुरुआत जो होती है उसके जीवन की, वो एक कोशिका से होती है। यानी कि प्रत्येक जीव की जो शुरुआत हो रही है वो कितनी कोशिका से हो रही है? एक कोशिका से। और प्रत्येक जीव एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी बहुकोशिकीय। एक से अधिक कोशिका यानी कि बहुकोशिकीय की बात वह कर रहे हैं। तो अगर हम शुरुआत से समझें तो मृत कोशिका की खोज कौन कर रहे थे? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज उसके बाद हुई एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। मृत कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका के विषय में बताया, तो उन्हीं को माना जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक। किसको माना जाता है? रॉबर्ट हुक को। कोशिका सिद्धांत अभी समझा रहे थे। कोशिका सिद्धांत दिया स्वान तथा स्लाइडेन ने। स्वान तथा स्लाइडेन ने। अक्सर पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्वान तथा स्लाइडेन ने दिया। और उनका सबसे पहला कथन यही था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है उसका ओरिजिन जो है वो एक कोशिका है। यानी कि एक कोशिका से ही जीवन प्रारंभ होता है। तो एक कोशिका से प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है। मुख्य सिद्धांत में तो यह था एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पर कुछ जीव बाद में भी खोजे गए जो एक कोशिकीय जीव थे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, यह एक कोशिकीय जीव हैं, तो इनकी भी खोज हुई। तो प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। प्रत्येक कोशिका में वह क्या कह रहे थे? एक केंद्रक होता है। अगर हम देखें तो केंद्रक का कार्य क्या होता है, तो केंद्रक का 2 मुख्य कार्य हैं। पहला, अगर हम देखें कोशिका में, तो पहला है डीएनए उसमें पाया जाता है, और दूसरा उसमें अगर देखें तो वो कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है कोशिका के कार्यों को। केंद्रक की खोज कर रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन। कौन कर रहा है? रॉबर्ट ब्राउन। अगर हम केंद्रक को समझें तो प्रत्येक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, यह बात समझिए। 2 तरह की कोशिकाएं होंगी आगे और उनको हम देखेंगे। एक में केंद्रक होता है और एक में केंद्रक के स्थान पर
एक अलग संरचनाएं मीसोसोम पाई जाती हैं, वो हम आगे समझेंगे। तो प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है। ये तीन प्रमुख सिद्धांत या तीन प्रमुख बिंदु किसने दिए? कोशिका सिद्धांत के रूप में स्वान तथा स्लाइडेन ने। अब हम समझते हैं कोशिका के क्या प्रकार को, और सबसे पहले प्रकार समझेंगे संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार, संख्या के आधार पर हम किस प्रकार से उनका विभाजन करते हैं। पहला, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है? अब एक कोशिका के नाम से स्पष्ट है, एक कोशिका वाले जीव। तो वह जीव जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना आदि, ये सभी कैसे होते हैं? एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि इनमें एक कोशिका मिलती है। अगला, बहुकोशिकीय। तो जब हम बहुकोशिकीय की बात कर रहे हैं तो बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? वह जीव जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। वह जीव जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप बताएंगे वह बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। इसमें अगर देखें तो एनिमेलिया, प्लांटी, ये सब किस में आते हैं? एनिमेलिया, प्लांटी, जो हम कल किंगडम देख रहे थे, वो सब कौन होंगे? तो आप बताएंगे बहुकोशिकीय होंगे। आप देखें पेड़ है, शेर है, मनुष्य है, सब कौन से? बहुकोशिकीय। हम अपने आप को ही देख लें, हम जितनी देर में यह बात कर पा रहे हैं उतनी देर में कितनी कोशिकाएं मृत होती हैं और कितनी नई कोशिकाओं का जन्म होता है, और यह प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। तो हमारे अंदर जो कोशिकाएं हैं वह असंख्य हैं, बहुकोशिकीय जीव के रूप में हम देखे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कोशिका को संख्या के आधार पर, तो दो विभाजन है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। अगला, अगर हम देखें केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका का प्रकार, तो कोशिका का विभाजन कैसे किया जाता है? केंद्रक क्या है? यानी कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है और जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। तो अगर हम समझें, न्यूक्लियस की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक अगर हम समझें तो प्रो का मतलब होता है शुरुआती, नवजात एज। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु की जो शुरुआती एज होती है उसे प्रो एज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रो एज। तो प्रो एज क्या होती है? शुरुआती उम्र। तो आप समझ सकते हैं इस रूप में भी एक कोशिका पूर्ण रूप से विकसित रही है, और कोशिका यदि पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तो उसमें केंद्रक नहीं होगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होते हैं? इसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है, तथा केंद्रक के स्थान पर मीसोसोम जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मीसोसोम जैसी संरचनाएं। समझ में आया? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी? जिनमें केंद्रक नहीं मिलता, केंद्रक के स्थान पर मीसोसोम संरचनाएं पाई जाती हैं। अगला, यूकैरियोटिक कोशिका। तो आप बताएंगे यह पूर्ण विकसित कोशिका है, और पूर्ण विकसित कोशिका तो इसमें केंद्रक भी पूर्ण विकसित होगा। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, उसमें मीसोसोम होता है न्यूक्लियस की स्थान पर। अब हम समझते हैं कोशिका के भाग, कोशिका के पार्ट्स। कोशिका को कितने रूपों में बांटा जा सकता है? बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैंने यहाँ मुख्य पार्ट्स को लिया है, और उनके प्रमुख कार्य और उनसे जुड़ी हुई जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सीधे सीधे देखेंगे। सबसे पहले कोशिका झिल्ली। कोशिका का अगर हम आकार देखें तो अगर यह कोशिका है तो उसमें दो संरचनाएं हो सकती हैं, या तो ऐसी हो सकती है या कुछ ऐसी मेम्ब्रेन बनी होगी। अगर ऐसी मेम्ब्रेन जालीदार बनी हो तो इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तथा अगर ऐसी वॉल बनी हो तो इसे बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो कोशिका झिल्ली क्या होती है? अगर हम देखें तो यह बाहरी अंग है। क्या है? कोशिका का बाहरी भाग, जो आपको कोशिका को क्या देगा? कोशिका को आकार देगा, दूसरी कोशिका से अलग करेगा, तथा उससे की दूसरी कोशिका से या किसी भी और चीज से क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करता है। तो कोशिका झिल्ली क्या करती है? यह कोशिका को सुरक्षा व आकार प्रदान करती है। मनुष्य में जो कोशिका पाई जाती है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, और तथा उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। मनुष्य में जो कोशिका पाई जाती है वो यूकैरियोटिक होती है तथा कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये बात याद रखिएगा। तो इस मनुष्य में जो कोशिका पाई जाएगी उसमें क्या मिलेगी आपको? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। जबकि कोशिका भित्ति, सेल वॉल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो एकदम बंद होती है। यह भी क्या करेगी? बाहरी कोशिका से क्या देगी? आपको सुरक्षा देगी और आकार प्रदान करेगी। यह किसमें मिलती है आप बताएंगे? ये मिलेगी आपको प्लांटी में। किसमें मिलती है? प्लांटी में, यानी कि पादपों में।
पादपों में जो कोशिका आपको मिलती है, जो सेल मिलती है, उसकी जो बाहरी सतह है वो किसकी बनी होती है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति की। तो यह पादप कोशिका को सुरक्षा व आकार प्रदान करती है। तो आपको समझ में आया, मनुष्य में जो कोशिका मिलती है उसमें कोशिका झिल्ली होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, दोनों में अंतर है। दूसरा, मानव में जो भी कोशिका होगी वह जीवित कोशिका होगी, किंतु पादप में जो कोशिका होती है वह बाहरी सतह, जो आप तना देखते हैं, उसका स्टेम देखते हैं, बाहरी सरफेस जो खुरदरा सा होता है, वो डेड सेल का बना होता है, मृत कोशिकाओं का बना होता है। यह बात याद रखिए। आपने देखा होगा किसी भी पेड़ की जो बाहरी सतह होती है, जैसे छाल बोलते हैं, वह ऐसी हो जाती है जैसे सूख जाती है, वो डेड सेल होती है। कैसी सेल होती है? डेड सेल, मृत कोशिकाएं। जबकि मानव में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। दोनों में यह मुख्य दो अंतर है, पहला सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का, तथा डेड सेल और एक्टिव सेल का। यह अंतर है किसमें? पादप कोशिका तथा मनुष्य की कोशिका या जीव कोशिका में। अगला हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में क्या कहा जाए? ट्रांसफार्मर है ये तो, अपनी हमारी कोशिका का क्या है? ट्रांसफार्मर, क्योंकि जितनी ऊर्जा चाहिए वो यहीं से मिलने वाली है आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया की पहले तो खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कर रहे हैं अल्टमैन। तथा यह काम क्या करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहला काम है श्वसन, रेस्पिरेशन का, तथा ऊर्जा के इकट्ठे करने का। ऊर्जा को क्या करता है? संरक्षित रखता है एटीपी के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एटीपी के रूप में ऊर्जा को संरक्षित रखने का कार्य कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा का घर, कोशिका का ऊर्जा का घर, जहां से कोशिका को क्या मिलती है बेटा? ऊर्जा मिलती है। को पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, क्या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगला, लवक। कल हम लवक देख रहे थे पादप में, क्या कह रहे थे कि देखिए, जब हम गेहूं की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि गेहूं जब शुरुआती उम्र में होता है या फिर एज में होता है तो हम देख रहे थे वो हरा होता है, और जब पकने के बाद जब उसकी फसल बिल्कुल एकदम अंत में आती है काटने लायक, तो वह कैसा हो जाता है? पीला या मटीले कलर का हो जाता है, मिट्टी जैसे कलर का। तो ये जो रंगों का कारण है, कोशिका में रंगों का कारण है, कोशिकाएं जो रंगीन है वह कारण क्या है, या रंगहीन है उनका कारण क्या है? तो आप बताएंगे लवक, यानी कि प्लास्टिक, प्लास्टिड। क्या होता है? प्लास्टिड, रंगों में सहायक। सबसे पहले वर्डी लवक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमोप्लास्ट। क्या होते हैं वर्डी लवक? यह रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर हम मिर्च को देखें तो मिर्च शुरुआत में हरी होती है, बाद में लाल हो जाती है। पपीता शुरुआत में हरा होता है, बाद में अब बताएंगे पीला हो जाता है। क्यों होता है? तो जंतुफिल के कारण। वो आगे समझेंगे इन चीजों को कि कैसे होता है, क्या नहीं होता। मगर ये रंग हो जाता है एक येलो कलर का। कौन हो जाता है? पपीता, पपाया, है ना। आम शुरुआत में हरा होता है, बाद में पीला हो जाता है। तो ये जो रंग है किसके कारण हो रहे हैं? तो आप बताएंगे वर्डी लवक, क्रोमोप्लास्ट के कारण। अवर्डी लवक, अवर्डी लवक कौन से होते हैं? तो आप बताएंगे जिनका कलर कैसा हो जाता है? मिट्टी के कलर जैसा हो जाता है, उन्हें हम अवर्डी लवक कहते हैं। जैसे गेहूं को अगर देख लें तो गेहूं, धान, अगर हम देख रहे हैं राइस को देखें तो जो पैडी आता है, राइस तो बाद में निकलता है, पहले पैडी होता है यानी धान होता है। तो अगर हम देखें तो धान जो होता है शुरुआत में हरा होता है और बाद में कैसा हो जाता है? मिट्टी के कलर का पीला हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? अवर्डी लवक। अगला होता है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। कल हम देख रहे थे पेड़ के पत्तों का रंग हरा है क्योंकि क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल है तो सीधा सा बात है कि वो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है। तो हरित लवक किसके लिए जिम्मेदार है? हरे रंग के लिए। किसके लिए? हरे रंग के लिए। तो लवक क्या होते हैं? रंगों के में सहायक होते हैं। वर्डी लवक, अवर्डी लवक और हरित लवक। वर्डी लवक यानी कि जो मिट्टी से भिन्न है तथा हरे से भिन्न है। अवर्डी लवक जो मिट्टी जैसे कलर के, और हरित लवक जो हरे हैं। आया समझ में? अगला, गोल्जी काय। मिस्टर गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की, जिसे गोल्जी बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्जी बॉडी। इसका कार्य अगर हम देखें तो यह ट्रैफिक कंट्रोलर है। क्या है? ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल। जो सेल होती है उसका ट्रैफिक कंट्रोलर, यातायात प्रबंधक के रूप में कार्य करता है गोल्जी बॉडी। क्या करता है? गोल्जी बॉडी। याद रखिए इस बात को, गोल्जी बॉडी का कार्य क्या? ट्रैफिक कंट्रोलर, यातायात प्रबंधक का। कैसी होती है? एक मुड़ी हुई थैली नुमा आकृति की शेप होती है। किसकी? गोल्जी कॉय की। अगला,
लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य क्या है, तो आप बताएंगे। लाइसोसोम हमारे शरीर में अगर हम देखें तो बहुत सारी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त भी होती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं बनती भी हैं और मृत भी होती हैं। अगर कोई चीज बनती है, यह शाश्वत नियम है, किसी का निर्माण होगा तो किसी का अंत भी होगा। तो कोशिकाओं का निर्माण भी होता है और कोशिकाओं का अंत भी होता है। कोशिकाओं का जो अंत होता है और डेड हो जाती है कोशिकाएं, तो वो जाती कहाँ है, या कोई सेल क्या होगी, क्षतिग्रस्त, इंजर्ड हो गई, तो एक सेल जाती कहाँ है, तो उसको खत्म नष्ट करने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। कौन करता है, लाइसोसोम। और कभी कभी इसे ज्यादा भूख लगती है तो ये अच्छी कोशिकाएं भी खा जाता है। अच्छी कोशिकाएं यानी कि ठीक कोशिकाएं भी खा लेता है। कौन, लाइसोसोम। और लाइसोसोम अच्छी कोशिकाएं खाएगा तो क्या होगा, शरीर का नुकसान होगा। इसीलिए क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली, क्योंकि यह क्षतिग्रस्त तथा मृत कोशिकाओं तो खाता ही है, डेड सेल्स को तो खाता ही है, अच्छी सेल को भी खा जाता है। तो इसे क्या कहेंगे, सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। अगला, केंद्र, न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका, तो आप बताएंगे कोशिका का, सेल। खोज किसने की, हमने बताया आपको, रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। केंद्रक का कार्य क्या होता है, सबसे पहले केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, ये बात याद रखिए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे के सेशंस में डीएनए और आरएनए को बाइफरकेट करके एक एक कर चीजों को समझेंगे कि डीएनए क्या है और वाटसन एंड क्रिक का मॉडल क्या है डीएनए के लिए, वो हम समझेंगे कि द्विकुंडलित संरचना कैसी होती है डीएनए की। तो सबसे पहले डीएनए किसमें पाया जाता है, तो आप बताएंगे केंद्रक में पाया जाता है। कार्यों का नियंत्रण, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है कोशिका के कार्यों को, समझ में आया। और नियंत्रण के साथ साथ निगमन भी करता है, रेगुलेट भी करता है, कंट्रोल भी करता है। यह बात समझिए, कार्यों का नियंत्रण करता है केंद्र। दूसरा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरएनए का निर्माण करता है। प्रोटीन संश्लेषण, आरएनए का कार्य क्या है, मुख्य कार्य, तो आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य आरएनए कर रहा है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का निर्माण होता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए केंद्रक में। तो केंद्रक एक बृहद संरचना के रूप में आप समझ सकते हैं, क्योंकि वह संरचना है, कंट्रोल करता है कोशिका के कार्यों को, और इसमें डीएनए भी मिलता है। तो डीएनए का कार्य क्या होता है, डीएनए का मुख्य कार्य अगर हम देखते हैं, सूचनाएं हैं, आनुवंशिक लक्षणों की सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। अगला, गुणसूत्र। गुणसूत्र क्रोमोसोम बोलते हैं बेटा। अब गुणसूत्र ही जिम्मेदार है इंसान के बच्चे को इंसान होने के लिए, गाय के बच्चे को बछड़ा होने के लिए, शेर के बच्चे को शावक होने के लिए, ठीक है, और मुर्गी के बच्चे को चूजा होने के लिए। तो ये सब किसके लिए, गुणसूत्र ही जिम्मेदार है। गुणसूत्र की खोज कर रहे हैं वाल्डेयर। कौन कर रहे हैं, वाल्डेयर। कार्य क्या है, आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। आनुवंशिक लक्षण जो हमारे जेनेटिक, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको कहां पहुंचाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। आपने देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति के पिता और दादाजी के कान यानी कि कर्ण पल्लव जिन्हें बोलते हैं पर बाल हैं, तो उस बच्चे के भी बाल होंगे। यह क्यों होता है, क्योंकि जेनेटिक लक्षण है। और जब कोई बच्चा ज्यादा शरारती होता है, उसका पिता भी शरारती रहा हो, तो कह देते हैं कि पिता पे गया है, बिल्कुल लक्षण पिता जैसे हैं। तो यह जब कहते हैं तो वो किसके आधार पर कहते हैं, तो गुणसूत्र के आधार पर ही कहते हैं कि गुणसूत्र ऐसे हैं तो इस वजह से आनुवंशिक लक्षण ऐसे हैं। तो समझ में आया आपको, आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाते हैं। दूसरा, मानव की बात करें तो मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 46, 23 जोड़ी, 23 पेयर, ठीक है, जिसमें से 22 जोड़ी बॉडी क्रोमोसोम होते हैं। कायिक गुणसूत्र जो हमारी, जो मानव की बॉडी को बॉडी बनाते हैं, यानी कि मानव का बच्चा मानव ही रहेगा, या बॉडी क्रोमोसोम बताएगा। 22 जोड़ी यानी कि 44, और एक जोड़ी यानी कि 2 गुणसूत्र आपको बताते हैं जेंडर को, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जेंडर को डिफाइन करते हैं, पुरुष और महिला, मेल या फीमेल। तो अगर समझे तो 46 गुणसूत्र, 23 जोड़ी, जिसमें से 22 जोड़ी यानी 44 होते हैं कायिक गुणसूत्र, बॉडी क्रोमोसोम, तथा एक जोड़ी होते हैं सेक्स क्रोमोसोम यानी कि 2 लिंग गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर हम देखें पुरुष में होते हैं XY और महिला में होते हैं XX। महिला में कितने होते हैं, XX, और पुरुष में होते हैं XY। यहां मैं एक बात और जोड़ दूं, इनसे जब नई दंपत्ति पैदा होगी
एक नई संतान की उत्पत्ति होगी। तो पुरुष या तो एक्स देगा, और महिला के पास तो एक्स एक्स है तो वो एक्स ही देगी। तो एक्स अगर पुरुष देता है और एक्स महिला देती है, एक एक गुणसूत्र अपना शेयर करते हैं, तो एक लड़की का जन्म होता है। और लड़का यदि पुरुष या वाई गुणसूत्र दे और महिला एक्स दे तो लड़के का जन्म होता है, क्योंकि जो महिला है उसके पास तो एक्स एक्स ही गुणसूत्र हैं। तो किसी पुत्री के जन्म में महिला की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, यह बात समझने की आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान दौर में जब हम देखते हैं कि लिंगानुपात घट रहा है, सेक्स रेशियो घट रहा है, हरियाणा है, दमन दीव है, तो ऐसी चिंताएं उभर कर आती हैं। इसीलिए हमने 2016 में हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक योजना भी शुरू की। तो इस चीज को हम यहाँ बायोलॉजी से समझ सकते हैं। साइंस हमें बहुत कुछ सिखाती है। साइंस पढ़ना, पेपर में परीक्षा में पास होना आवश्यक है, मगर कहीं आवश्यक है कायदे का इंसान बनना। तो पढ़ाई का एक बड़ा उद्देश्य कायदे का इंसान बनना भी है। और इस चीज से आपको यह भी समझ में आएगा कि किसी लड़के या लड़की के जन्म में महिला का सहयोग तो होता है, किंतु यह कह देना कि इसके लिए महिला जिम्मेदार है किसी पुत्री के जन्म के लिए, यह सबसे बड़ी बेवकूफी और सबसे बड़ा फ्यूडलिज्म है। क्या है फ्यूडलिज्म? एक ऐसी सोच जो भारत को पीछे और पीछे लेकर जाएगी। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा था कि जिस दिन महिलाएं, जिस दिन लड़कियां किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बराबरी पर उतर आई, बराबरी पर बैठ गई, उस दिन लड़कियों को नहीं लड़कों को आरक्षण की जरूरत पड़ जाएगी। तो कुछ सोचकर ही प्रणब मुखर्जी, प्रणब दा ने यह कहा होगा। तो उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।